इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो नाउ बेटा हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? यस, तो द टेंडेंसी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें क्या बताया गया था बेटा? तो चार्ज जो होता है ना वो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? ठीक है। एंड 1 कूलम, जो कूलम लिखते हैं ना, वो यूनिट ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? वेरी गुड। तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ चार्ज, ये दो चीज हम बताए हैं तुम लोगों को। तो आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ तक पहुंचेंगे उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा देखो हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा क्वांटाइजेशन। जैसे हम बताए थे ना कि अगर दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, और एक प्लस है दूसरा प्लस है, एक माइनस है दूसरा माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना चार्जेस। जब जब डिफरेंट चार्ज को कंसीडरेशन करेंगे, क्या बोले बेटा? डिफरेंट चार्ज को, तो उस दोनों में बेटा बहुत ज्यादा प्यार एंड मोहब्बत होता है। तो इसलिए वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करता रहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? When two different charges are brings in contact with each other, they are attract each other because due to their attraction. क्या बोले बेटा? वो अपने आप को डिफरेंट अट्रैक्शन हो गया। लेकिन जब सिमिलर चार्ज को लिया जाएगा ना, तो इस दोनों में बेटा बहुत ज्यादा दुश्मनी होता है। तो हम लोग ये होता है दुश्मनी, तो ये आपस में क्या करते हैं बेटा? इसी टाइप का नेगेटिव के बीच में क्या होगा? दुश्मनी होगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? प्यार मोहब्बत। तो यह हो गया रिपल्सन, यह हो गया अट्रैक्शन। यहां तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, फिर हम लोग अभी धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो मेंशन करो क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, पढ़े थे ना? इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है रे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड। फिर प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस टाइप का सेम होता है चार्ज, ठीक है ना। वेरी गुड। सो बेटा क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या है? डेफिनेशन लिखो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन लिखो। द अलजेब्रिक सम ऑफ नेट चार्ज, present inside an object, the algebraic sum of net charge present inside an object called quantization. क्या बोलते हैं इसको बेटा? अच्छा, क्वांटा मीन्स पैकेट। क्वांटा मीन्स पैकेट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा जब रेडिएशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर होगा क्वांटा मीन्स पैकेट। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जब कोई भी ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे वहां पर, जब वहां से मतलब एक फोटो वोलाटिक प्लेट होता है, उस फोटो वोलाटिक प्लेट के ऊपर जब सन का रेज गिरता है ना, कोई भी इंटेंस लाइट गिरता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, वो क्वांटा मीन्स पैकेट का फॉर्म में रिलीज होता है। तो क्वांटा का बेसिक मीन्स होता है क्वांटा मीन्स पैकेट। तो पैकेट ऑफ चार्जेस, इसलिए यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब पैकेट ऑफ चार्जेस। और द एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना टोटल चार्ज है। तो हम तुमको एक चीज बता चुके हैं, चार्जिंग का मतलब क्या होता है? द एब्सेंस और द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एब्सेंस और द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, आ गया समझ में? तो अगर एब्सेंस और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटाइजेशन कैसे समझते हैं? देखो, तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तुमको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट में जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, जितना मामा होते हैं उतना मामी भी होते हैं, ठीक है ना। प्लस एंड माइनस, 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 प्लस एंड माइनस,
ढीका चिका ढीका चिका ढीका चिका, समझ गए? तो अभी तुमको क्या गया बेटा, इसको चार्ज बनाना है। अगर चार्ज इसको चार्ज करना है कि इसमें चार्ज डेवलप करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। तो तुम क्या क्या सोचो कि तुमको क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, और वहां से जब खेल के आए तो देखिए कि इस टाइप का एक सिस्टम बना हुआ है, तो तुम यहां पर ढोंग से एक मारे तो टोंग से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ में आ रही कि नहीं? जब ढोंग से मारे तो टंग से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें एक एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ गया, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल था ना, जितना प्लस था उतना माइनस था। अभी इसमें जितना प्लस है उतना माइनस नहीं है, एक प्लस ज्यादा है। और इस इलेक्ट्रॉन को लेके किसी का मुंडी पे, सोचो लिसे का मुंडी पे छोड़ दिए। अभी लिसे के पास क्या हो गया, एनर्जी आ गया। चार्ज का मतलब एनर्जी होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तुमको बोलेगा छू के दिखा मुझे, छू के दिखा मुझे, हाँ ना, छूगे तुम लोग, दौड़ा दौड़ा के तुम लोग को पकड़ेगा, मुझे छू के दिखा, क्योंकि बेटा उसके पास एनर्जी आ गया, क्योंकि ये चार्ज हो गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो गया, तो इसका जो चार्ज बना Q1 = 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो चार्ज बना Q1 = 1 प्रोटॉन है। तुमको समझ में? ओ भाई साहब बुझते पारछि तो? अच्छा, तारपरे आरेक बार मन हला, तुमको क्या लगा, फिर और एक मारते हैं ढोंग से, फिर निकाल लेते हैं एक टोंग से, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो बेटा यहां पर 2 प्रोटॉन बना और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना, तो इसका जो चार्ज बना Q2 = 2 प्रोटॉन, Q2 = 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसको मजा लगा, सर मारते ढाई 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 ढाई, तो ऐसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसे Q3 डॉट 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 Q1 = कितना होगा, n प्रोटॉन, यहां पर Q1 = n इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं? जो Q = Ne निकला ना, इसी को ही बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो। Q = Ne कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया ना समझ में? Q = Ne कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेटा नाउ Q = फॉर्मूला क्या निकला रे, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा, सोचो तुमको एक ऑब्जेक्ट दे दिया एंड तुमको क्वेश्चन पूछा, इसमें +2 प्रोटॉन है, -4 इलेक्ट्रॉन है, एंड और एक 3 प्रोटॉन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा फाइंड द नेट चार्ज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है तुमको पूछ रहा है। समझ आ रही कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अलजेब्रिक सम Q = Q1 + Q2 + Q3। तो बेटा +2 प्रोटॉन +3 प्रोटॉन -4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 5 प्रोटॉन -4 इलेक्ट्रॉन। बेटा प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें डेवलप हो गया, ठीक है ना? अच्छा, इसका क्वेश्चन देखो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसको किस टाइप का बनाया जाता है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, ठीक है? अच्छा, सो बेटा हम तुमको क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है ना 1 कूलम चार्ज ज्यादा है। तुमको क्वेश्चन पूछा गया व्हिच वन इज ग्रेटर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा हुआ ना 1 कूलम चार्ज का वैल्यू ज्यादा हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, 1 कूलम का वैल्यू ज्यादा होगा। तो बोलो क्यों सर? बेटा देखो, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, दिस इज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। सो 1.6 × 10⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बेटा। सो 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1/1.6 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 1.6 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन मिलके, यस, आगे समझ में? लिख लो जल्दी से, देखो समझ में आ गया ना? दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखो an atom having atomic number 32
an atom having atomic number 32, hello, an atom having atomic number 32, hello, 32 is loads some electrons, loads 10 electrons, loads 10 electrons by an experiment, then find the, by an experiment, then find the amount of charge developed in the atom, then find the amount of charge developed in the atom, and also find the tendency of the charge, and also find the tendency, means positive or negative. So beta question is saying from an atom, okay, the atomic number कर दीजिए बेटा, 32 is given, so it means 32 number of proton is present and 32 number of electron is present. Yes या no बेटा? It means 10 number of electron have been taken out. It means excess 10 number of proton is present there, and we know that for one proton the charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. एक जो प्रोटॉन होता है उसका जो चार्ज होता है ना वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So दोस्तों प्रोटॉन का कितना होगा 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is 1.6 into 10 to the power minus 18 coulomb चार्ज. समझ में आ गया ना? तो ये जो चार्ज हुआ उस एटॉम का चार्ज हुआ, लेकिन इसमें प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया ना, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव. ठीक है, लिख लो. तो देखो बेटा, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? फील्ड ओरिजिनली स्टैटिक के बाद है, मतलब फोर्स के बाद है. ठीक है ना? तो फोर्स जो पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे पहले फील्ड क्यों पढ़ाते हैं उसका एक कारण है हमारे पास. तो फील्ड जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाए थे तुम लोग को, याद आ रहा है कि नहीं? सर बोल गए, याद है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड जो पढ़ाए थे, हम बोले थे बेटा दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक खुद का फील्ड होता है. तो फील्ड का मतलब क्या है कि सोचो तुम्हारे पास एक चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चार्ज का अपना खुद का एक फील्ड होता है, एक एरिया है, एक बाउंड्री है. जिस बाउंड्री के अंदर कोई अगर दूसरा घुसपैठिया घुसा तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, नहीं तो घर पे लाके खिलाएगा. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं बेटा? तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल का एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल घुसा तो बेटा डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं उसके ऊपर. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं बेटा? लेकिन ये जो फील्ड है ना, ये हर एक चार्ज पार्टिकल का होता है. जैसे हम बोले कि लिसा का खुद का घर है, तुम्हारा भी खुद का घर है, तो उसका खुद का घर है, और घर का एक बाउंड्री होता है. तो दो आदमी का आपस में अलग अलग बाउंड्री होता है, ये तुम्हारा फील्ड है. तो इसका मतलब कि नहीं सुबह सुबह निकल के जाके झगड़ा करना है, बाहर आ तुम्हारे दांत तोड़ देंगे. हाँ, सुबह सुबह उठा, ब्रश करते करते उसके घर के सामने पहुंच गया, उसको बोला मार देंगे तुमको, आज बाहर आके दिखा, चाकू घोप देंगे पेट में. ऐसा नहीं होता ना, दोस्ती यारी चलता रहता है. लेकिन एक दिन सुबह उठे और तुम देखिए कि तुम्हारा जो ये है बाउंड्री है वो तोड़ के अंदर घुस गया है. समझ में आ रही कि नहीं? तो महाभारत होगा उस टाइम में. समझ में आ रही कि नहीं? महाभारत होगा उस टाइम में. क्योंकि बेटा फील्ड तो हर किसी का होता है. समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोले बेटा? फील्ड हर किसी का होता है. इसका मतलब नहीं कि फोर्स हमेशा अप्लाई करना चाहिए. फोर्स तभी अप्लाई होगा जब ओके. सो बेटा, सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स. समझ आ गया ना?
लेकिन हम लोग शुरू करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो बेटा लेट अस कंसीडर, इसको कूलॉम फोर्स भी बोला जाता है, ओरिजिनली कूलॉम्स लॉ हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। सो बेटा कूलॉम्स फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? सोचो तुम्हारे पास दो चार्ज है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, दो चार्ज है तुम्हारे पास, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा अभी प्लस एंड प्लस के बीच में बहुत बराबर दुश्मनी है, तो प्लस बोलेगा बेटा हट मेरी रानी रानी, दुश्मनी है ना, तो ये इसको क्या बोलेगा? हट मेरी रानी रानी, अरे भाग इधर से। और ये भी बोलेगा हट मेरी राजा राजा, जो भी है। तो इसका मतलब बेटा ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसके द्वारा हुआ बेटा? 1। और ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू किसके द्वारा हो गया? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो नाउ अगर कंसीडरेशन में हम लोग लिया जाए, सो आई कैन राइट फोर्स 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर, होगा ना? नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हुआ, जिसमें ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। सो इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी को फॉलो कौन किया बेटा? कूलॉम बाबू। कौन? कूलॉम बाबू। और इसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, लिखो, डायग्राम बना लो पहले। सो बेटा सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलॉम्स लॉ। तो लिखो कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, देखो क्या बोल रहा है कूलॉम बाबू? बोला अगर दो चार्ज है प्लस Q1 एंड प्लस Q2, ये प्लस एंड माइनस हो या माइनस एंड प्लस हो या प्लस एंड प्लस हो या माइनस एंड माइनस हो, कोई बात नहीं, समझ में आ रही कि नहीं? अगर प्लस एंड प्लस हो एंड माइनस हो, जो भी हो, इस दोनों के बीच में एक डिस्टेंस तुमको दिया गया है बेटा R, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, समझ में आ रही कि नहीं? तो उस कंडीशन में ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, वो तो रिपल्सिव फोर्स है। क्या फोर्स है बेटा? ठीक है। सो बोथ आर रिपेलिंग, समझ में आ रही कि नहीं? तो बेटा अभी ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा। सोचो कि ये F1 है और ये F2 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, मतलब कंडीशन क्या बोल रहा है? द कूलॉम फोर्स, तो लिखो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ the force between two charge, according to Coulomb's law, the force between two charge is directly proportional to the product of charges. According to Coulomb's law, the force between two charge is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, inversely proportional to the square of the distance between them. This is given by Coulomb's law. तो बोला क्या बेटा? The force is directly proportional to product of their charges and force is inversely proportional to square of the distance between them, equation 1 and equation 2. Okay, equation 1 and equation 2. सब लोग comparing equation 1 and 2, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है बेटा? Comparing equation 1 and 2 हमको मिलेगा बेटा that FC directly proportional to Q1 Q2 by
आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बेटा? हेंस FC प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो बेटा एक मतलब डायरेक्टली मसला हटा लिया तो K मल्टीप्लाई K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फिर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो बाद में बताएंगे। इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो K का वैल्यू कितना होगा? तो K का जो वैल्यू है ना बेटा वो है बेटा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोड इंटू इप्सिलॉन। ओके, सुना बेटा? So now we get that the proportionality constant K is equal to 1/4 pi epsilon node epsilon r. Okay, epsilon node epsilon r. So what is the meaning of epsilon node? That epsilon node is the permittivity of the free space. Permittivity of the free space where epsilon node equal to 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square by Newton into meter square. This is the unit, and how we will get the unit I will going to discuss about this concept. Okay, तो ये समझ में आ गया सबको? तो इप्सिलॉन नोड का मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड इप्सिलॉन आर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इप्सिलॉन आर क्या है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। Also epsilon r is called dielectric constant. Dielectric constant, बड़ा समझ में आया यहां तक? Dielectric constant। तो इसके बारे में समझाते हैं तुम लोग। देखो, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का मतलब क्या है बेटा? कि जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मीडियम कितना अलाउ कर रहा है, दोनों को बीच में प्यार और दुश्मनी बढ़ेगा कि घटेगा। समझ में आ रही कि नहीं? अगर दोनों के बीच में जो मीडियम है वो डिटरमाइन करता है तो वो डिटरमाइन जो होता है ना, क्या बोले बेटा? जो डिटरमाइन होता है ना उसको परमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कोई आदमी बालू में दौड़ेगा और रास्ते में दौड़ेगा ना तो बालू में स्लो दौड़ेगा क्योंकि वहां पर परमिशन कम होता है। समझ में आ रही कि नहीं? तो परमिटिविटी इज बेसिकली द परमिशन गिवन बाय द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। आगे समझ में? तो इप्सिलॉन नोड का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एंड इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। एयर एंड वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1 एंड वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 80 एंड वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 80। समझ में आ रहा है ना सबको? 80 लिख लो जल्दी से। सो बेटा इप्सिलॉन नोड का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो गया ना। सो अगर सोल्व किया जाए तो कैसे निकलेगा? देखो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोड इंटू इप्सिलॉन आर, ये है बेटा K का वैल्यू। फॉर एयर और वैक्यूम इप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया 1। So K is equal to 1/4 pi epsilon node into 8.854 into 10 to the power -12 is equal to 9 into 10 to the power 9. Just remember 9 into 10 to the power 9। ये वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है तुमको, जस्ट याद रखना है। इप्सिलॉन, अच्छा इसको काट लो बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ओके,
लिख लो जल्दी से। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट है। फिर लिखो डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट। सो वी गेट that f equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square, where q1 and q2 are in coulomb। बेटा इसको हम लोग किसमें मापेंगे? कूलम में। फिर r जो होता है ना डिस्टेंस, तो ये होता है बेटा मीटर। फिर f जो होता है ना फोर्स, ये होता है बेटा न्यूटन। समझना ना? बेटा नाउ हाउ टू गेट द डायमेंशन। सो हम लोग इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे और यूनिट निकालेंगे। सबसे पहला चीज बेटा 1/4 कांस्टेंट है क्या बेटा? एंड कांस्टेंट का कोई यूनिट एंड डायमेंशन? वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? नाउ f इज इक्वल टू, हम लोग यहां लिख लेते हैं, इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 pi f इंटू q1 q2 by r स्क्वायर। यहां से ये बन सकता है ना, इप्सिलॉन नॉट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। भाई साहब समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 pi को छोड़ देते हैं बेटा। q1 एंड q2 चार्ज है, मतलब कूलम इंटू कूलम, तो कितना होगा? कूलम स्क्वायर बाई फोर्स कितना है बेटा? न्यूटन। एंड r कितना है? तो उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया सबको? फिर इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम, q इज इक्वल टू बेटा होता है बेटा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। q इज इक्वल टू IT होता है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड, AT होता है ना। तो यहां पर AT का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? AT का होल स्क्वायर बाय न्यूटन के जगह पर फोर्स का डायमेंशन कितना है? m1 L1 T-2। गौरव का है बेटा? आ रहा है ना समझ में बेटा? m1 L1 T-2 इंटू मीटर स्क्वायर L2। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको कंपेयर करोगे तो कितना निकलेगा? देखो इप्सिलॉन नॉट का कितना निकलेगा बेटा? a स्क्वायर t स्क्वायर बाई m1 L3 T-2। सो इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होगा? m-1 L-3 T4 a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ में आ गया ना सबको? देखो बेटा, ये जो 80 था a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, m1 L1 T-2, यहां पर L2 है, तो L2 इंटू L1 कितना होगा? L3 होगा। तो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई m1 L3 T-2, नीचे वाला पोर्स ओपन गया, m-1 L-3 T4 a स्क्वायर। कंप्लीट ना डायमेंशन? वेरी गुड। सो बेटा हम लोग अभी तो फाइनल फॉर्मूला कितना निकला हम लोगों का? फाइनल फॉर्मूला क्या निकला कूलम का? दैट FC इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो FC इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया द फाइनल फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। आ गया ना समझ में? ठीक है। तो यहां पर जो चार्ज होगा ना बेटा, जो चार्ज पढ़ेंगे ना यहां पर चार्ज, इसको माइक्रो कूलम में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? माइक्रो कूलम। जैसे तुमको क्वेश्चन में लिखा होगा देन 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड। क्या लिखा होगा? 2 माइक्रो कूलम। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बना लेंगे। समझ आ रही कि नहीं? क्या पढ़ेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे स्टार्ट कूलम, आप कूलम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में। तो हम लोग बेसिकली चार्ज को किस में पढ़ेंगे? माइक्रो कूलम में। सो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आ गया समझ में बेटा? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में लोग कॉल होगा जो। ठीक है।